तो डॉक्टर अजीत आप्टे, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। मेरे धन्यवाद। दर्शकों का आपसे जो मुलाकात आज पहली बार हो रहा है। हाँ, मुझे बिल्कुल। मुझे पता है कि आप मतलब बड़े अच्छे हिस्टोरियन हो। मराठा हिस्ट्री का और इंडियन हिस्ट्री का आपको बहुत ज्ञान है। तो आज एक्चुअली मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मैं देखता हूं क्या? 262 साल हो गए आज के दिन ये लड़ी गई थी, इंसिडेंटली आज के ही दिन। और मैं देखता हूं कि हर साल इस दिन आके हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की याद आती है। हम कहते हैं कि उस दिन ऐसा हुआ, ट्विटर पे आप देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए। तो आफ्टर ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारी साइक में, इंडियंस की साइक में ये लड़ाई इतनी डीपली रूटेड क्यों है? मतलब ऐसा क्या है कि हम जहां भी कोई भी मौका मिलता है हम इस लड़ाई को जरूर डिस्कस करते हैं, और अगर डिस्कस नहीं भी करते तो हमारे मन में ये लड़ाई रहती है। तो क्या बात है? हाँ, बिल्कुल, ओवर बिल्कुल। ओवर टू यू डॉक्टर अ, अजीत आप्टे। या एक तो ऐसा है कि ये तीसरी लड़ाई है पानीपत पे जो हुई, यानी कि जी हमारे लिए वही ज्यादा मायने रखती है। बाकी पहले दो जो लड़ाइयाँ थी, बाबर और इब्राहिम खान लोधी, और जी दूसरी तो जो अकबर और हिमू, जी इनमें जो थी, तो वो दो लड़ाइयों का थोड़ा जिक्र मैं करूंगा, लेकिन वो ज्यादा हमारा फोकस नहीं रहेगा। जी हमारा फोकस तो पूरा 14 जनवरी 1761 पे रहेगा। जी ये लड़ाई जो हुई वो वैसे क्या बोलते हैं अब, इनडायरेक्टली वो लड़ाई थी तो मराठाओं और अब्दाली में। लेकिन डायरेक्ट जो लड़ाई थी वो मुगल बादशाह और अब्दाली, क्योंकि ओके अब्दाली यहाँ लूटने आता था। जी यानी कि 1761 में ये जो भयानक लड़ाई हुई, उसके जी पहले भी अहमद शाह अब्दाली और उसके पहले उसका जो बॉस था नादिर शाह, जी वो हिंदुस्तान में आके गए थे और नादिर शाह ने भयंकर लूट की थी, कत्ल भी किए थे। जब बाजीराव दी फर्स्ट वाज हियर रूलिंग इन पुणे, ओके एंड जब से नादिर शाह को ये खबर चली कि बाजीराव निकले हैं पुणे से, यानी हमारे मुकाबले के लिए, तो झट जी से नादिर शाह वहां से वापस चला गया। और वो नादिर शाह का चेला था अहमद शाह अब्दाली। जी तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अब्दाली एक बहुत, यानी तो वो शातिर दिमाग वाला था। ही वॉज ए वेरी स्मार्ट वॉरियर। बाकी जो छल कपट वगैरह सभी उसको मालूम थे। लेकिन ऐसा है कि हमारे लिए आज युद्ध शास्त्र की दृष्टि से उसको ये जो नॉर्थ इंडिया का सभी प्रांत है, यानी कि अफगानिस्तान से लेके दिल्ली तक, जी वो वो बहुत भली भांति वो जानता था। यानी कि खास करके उसके पास जो स्किल था जी वो था कि नदियों को क्रॉस करने में। जी और उसमें मराठा कम कम पड़ रहे थे हमेशा, उनके पास वो टेक्निक नहीं थी। जी दूसरी एक बात ऐसी है कि अब्दाली को, यानी कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से, यानी कि जिहाद भी वो मानते थे नॉर्थ इंडियन लोग, और उसमें शिया सुन्नी वगैरह भी प्रॉब्लम्स थे। लेकिन जी नॉर्थ के जो सुन्नी मुसलमान थे वो सभी पूरे के पूरे अब्दाली के पक्ष में जाके पहुंच गए, और जी मराठा जो थे वो वहां अकेले पड़ गए। जी ये जो एक थी वो मराठाओं की जो पॉलिसीज थी, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी उनके कारोबार में या बाकी इंटरपर्सनल रिलेशंस में। तो जी ये भी एक वजह थी कि ऐसा था कि अहमद शाह अब्दाली, जो दो ही वॉज अ फॉरिनर, ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान, ही जी वॉज हियर टू लूट। एंड इसको इसमें हिंदू मुसलमान का भी ज्यादा सवाल नहीं था। अब्दाली ये पूरी किस्म से एक आक्रांता था, और वो किसको लूटना चाह रहा था कि वो मुगल बादशाह को और हिंदुस्तान के सभी इलाकों को लूटना चाहता था। और जी मराठा कहाँ से आ गए इसमें? तो 1752 में एक मराठाओं ने एक ट्रीटी की थी, यानी कि मुगल बादशाह से, जी यानी कि 9 बरस पहले, इस लड़ाई के पहले। वो ट्रीटी क्या थी कि कुछ पैसों के बदले में मराठा जो है वो हमेशा बादशाह का संरक्षण करे, यानी दे बिकम द प्रोटेक्टर और वट एवर। सो ओके दैट वाज द ट्रीटी एंड विच वाज साइंड बाय शिंदेज एंड होलकर्स। ओके लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि शिंदे और होलकर की आपस में बनती नहीं थी, जी क्योंकि वो उत्तर हिंदुस्तान में जो जो झगड़े थे, राजपूत राजघरानों में जो झगड़े रहते थे, तो उसमें शिंदे एक का साथ लेते थे, होलकर दूसरे का साथ लेते थे। तो ये इंटरनल स्ट्रगल में मराठे जा पहुंचे। तो ये थोड़ा, यानी कि स्वाभिमान को, अभिमान को, जो नॉर्थ इंडिया में राजपूत और खास करके जाट जो थे, जी उनके अभिमान को सिख भी थे।
तो उनको एक अभिमान को ठेस मराठाओं ने पहुंचाई थी। जी और वसूली के लिए मराठा जाते थे, तो उस कारण से भी उनके झगड़े हो ही जाते थे, जी किसको कितना शेयर मिले। यानी कि कोई भी आदमी ऐसा है ना, आज के जमाने में भी कोई रिकवरी ऑफिसर आ जाए तो हम उससे खफाई होते हैं। हाँ, भले हमको मालूम होता है कि जी हमका देना है, हमने दिया नहीं, वगैरह वगैरह। जी ये जो सभी, ये तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वेशंस, दोज वेर अगेंस्ट मराठास। जी और लेकिन 1752 में ये हुआ, लेकिन उसमें भी एक त्रुटि रह गई जी मराठाओं के हिसाब से, कि उन्होंने जितनी सेना आवश्यक थी दिल्ली के संरक्षण के लिए, जी उतनी उन्होंने रखी नहीं थी। उनके पास 5-10 हजार की सेना रहती थी, जो भी मराठाओं का रिप्रेजेंटेटिव रहते, वो बापूजी हिंगणे होते थे, और बाकी भी मराठा अंताजी मानकेश्वर वगैरह, ये जो सरदार मराठाओं की तरफ से दिल्ली में रह गए, यानी कि रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, वो जी जो रहते थे, तो उन्होंने बार बार यहाँ पेशवाओं को यहाँ अपनी पेशकश की थी कि नहीं, ज्यादा हमारे लिए फौज चाहिए, और वो आप थोड़ा सा, यानी कि इंटरनल जो सोर्सेस है वो आप मजबूत करें। लेकिन वो कुछ कारणवश हो नहीं सका, जी यानी कि शिंदे, होलकर और पेशवा तीनों मिलकर ये काम नहीं कर सके। और ये जो पेशवा बाजीराव था, यानी कि बाजीराव मस्तानी, बाजीराव द सीनियर, उसने राजपूतों के साथ बड़े अच्छे संबंध रखे थे, जी यानी कि मेवाड़ के राजा से, मारवाड़ के राजा से, यानी कि राज जयपुर वगैरह के। और वो एक हिंदू अलायंस खड़ी करना चाहते थे। जी लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में ये विवेक मराठाओं में रहा नहीं। वो किसे, ओके जैसा कि मैंने बताया कि एक इसके पक्ष में एक उसके पक्ष में, और झगड़े शुरू हो जाते थे, और वो हाँ हाँ उनको भुगतना पड़ता था, तो राजपूत जाट वगैरह लोगों को। और जी इससे थोड़ा मराठाओं के प्रति अप्रियता, यानी कि थोड़ी सी खटास हाँ संबंधों में आ गई थी। तो ओके ये भी एक कारण है कि बाद में मराठाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी और जब ये निकले, तो ये शुरुआत होती है 10 बरस पहले से। उसके बाद में या बीच में जी राघोबा दादा भी आ गए थे, और उन्होंने अटक तक, जो अभी पाकिस्तान में है, जी वहां भी उन्होंने वो जीत लिया था, लाहौर जीत लिया था उन्होंने, पंजाब भी जीत लिया था। और यहाँ जो है कि पंजाब जीतने के बाद मराठाओं ने पहली दफा ऐसे हो गया कि अब्दाली और मराठाओं के बीच में भी वितुष्ट आ गया। यानी कि ओके पहले अब्दाली को कोई लेना देना नहीं था, जी उसको लूट मार में इंटरेस्ट था, उसको यहाँ सत्ता नहीं चाहिए थी, कोई पावर इक्वेशन में उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बस उसको माल जुटाने वो यहाँ आता था, क्योंकि अफगानिस्तान में उसको कहाँ से पैसा मिलेगा। जी वो तो वैसे भी वीरान और पहाड़ी इलाका है, लेकिन जो पैसा होता है वो मैदानी इलाकों में ज्यादा होता है, क्योंकि जी खेती बाड़ी व्यापार वगैरह सब चलता है। तो हमेशा वो बार बार आता था लूट मार करने के लिए। दो ही उसके पर्पज होते थे, लूट और जिहाद। तो वो तो हर एक मुसलमान का एक कर्तव्य ही होता है कि जो बिगर मुसलमान है उनको मुसलमान करे, उन पे अपना अमल दे जमा। और पॉलिटिकल इक्वेशन एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, मोटिवेशंस, वो सभी में थी। नादिर शाह में भी थी, और उसका जो अभी बाद में डिप्यूटी या वारिस बन गया अहमद शाह अब्दाली, इसको भी थी। जी और अहमद शाह अब्दाली एक अच्छा सेनानी भी था, लेकिन वो 5 बरस बाद पहले आ गया था। और उन्होंने हमेशा हर एक अपने विजिट में या अपनी आक्रांता में या अपने एक्सपीडिशन में उन्होंने बहुत लूट मार की थी, बहुत सारे, यानी कि मथुरा का मंदिर, बाकी सभी जगह उन्होंने बहुत सी ठेस पहुंचाई थी, दो यानी कि कत्ल वगैरह वगैरह बहुत किए थे उसने। तो ये भी एक मराठाओं के दिल में उसके प्रति भी थोड़ी सी, यानी कि बुरी भावना जरूर थी, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन पंजाब मराठाओं ने जीत लिया, और अब पहले वो तो अब्दाली के पास। तो जी यहाँ एक वो संघर्ष की नींव, यानी कि अब्दाली को भी लगा, क्योंकि पहले वो इंटरेस्टेड नहीं था पॉलिटिकल इक्वेशन। लेकिन पंजाब बहुत समृद्ध प्रांत है, आज भी हम जानते हैं, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो। लेकिन उस पे मराठाओं ने अपना कब्जा किया है, ये अब्दाली के मन में ठन गई कि अरे नहीं, ये इनसे कभी ना कभी मुकाबला तो करना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे घर में, या घर में नहीं, आंगन में घुस गए। उसका जी घर तो अफगान। तो ये पंजाब में अब हुकुम जमाना, ये एक मराठाओं की भूल थी, यानी कि बहुत सारी भूल उन मराठाओं ने की। तो ये भी एक है कि उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब्दाली को चैलेंज किया एक किस्म से। और ये जब सभी जो क्या बोलते हैं हम उसको कि खिलाड़ी, तो वो था दिल्ली का बादशाह। ओके यानी कि उन्होंने एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में फंसा के मराठों को अपने पक्ष में खड़ा किया, लेकिन सब जो हमले होते थे उसको निपटना मराठाओं की जिम्मेदारी थी, बादशाह की जिम्मेदारी कुछ नहीं थी।
लेकिन जो भी थी तो मराठाओं की जिम्मेदारी थी। और ऐसा हो गया कि पूरी हिंदुस्तान में एक तरफ से कि मराठे ज्यादा से ज्यादा अकेले पड़ते गए और बाकी सब लोग मराठाओं के खिलाफ हुए, क्योंकि बादशाह को दिल ही दिल में तो मराठा पसंद नहीं थे। अब्दाली का पंजाब प्रांत को लेके झगड़ा शुरू हुआ, शिंदे होलकर की आपस में बनती नहीं, उन दोनों ने मिलकर राजपूत राजाओं को दुखाया था, जाटों को दुखाया था। रिकवरी के हिसाब से भाऊ साहब पेशवा ने भी बाकी हुआ ऊपर के लोगों को तंग किया था। ये राघोबा और होलकर उनकी भी कभी जमी नहीं। एक दफा ये भी हुआ कि जैसे कि सूरजमल जाट का पक्ष सिंधिया ने ले लिया, इसके जवाब में मल्हारराव होलकर ने नजीब को अपना धर्मपुत्र मान लिया। ये दोनों यानी कि बहुत बड़ी मुश्किलें वहां से तैयार हुई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी था तो वो नजीब था, नजीब खान रोहिला। और अच्छा, शिंदे ओके। होलकर, हाँ। नहीं, समझ गया तो मैं ये आपकी बात। ऐसा हुआ कि नजीब की दुश्मनी क्यों, कि नजीब सबसे बड़ा खिलाड़ी था, उसको वजीर बनना था, बाद में उसकी बादशाह बनने की भी इच्छा थी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बाधा किसने डाली थी, तो मराठाओं ने डाली थी। तो इसलिए उन्होंने, और दूसरा जो एक धार्मिक नेता है वलीउल्लाह, ओके। और जो मराठाओं ने जो दुखाया था उसमें से राजपूतों में से माधो सिंह, इन तीनों ने अब्दाली को न्योता दिया। ये हमने ध्यान में रखने वाली चीज है कि तीनों हिंदू है, लेकिन या हाँ, दो ये मुसलमान है एक हिंदू है। माधो सिंह जैसे राजपूत ने भी अब्दाली को न्योता दिया और उसको बुलाया कि अरे मराठा बहुत हावी होने लगे हैं और इनका किसी न ओके। किसी ने बंदोबस्त करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि दूसरे का कंधे पे बंदूक रख के तीसरे को मारना, ये माधो सिंह का भी तरीका अपने को दिखाई देता है। और वहां कैसे है कि नॉर्थ में बादशाह तो एक बहुत यानी कि वो क्या बोलते हैं कि कमजोर है, कमजोर कड़ी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मान सम्मान में वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वो मानता है कि भाई हिंदुस्तान का बादशाह हूं। सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है, तो मराठाओं के पास। लेकिन उनके शत्रु बहुत सारे हैं, यानी कि बंगाल में है तो इंग्रज है, अंग्रेज लोगों की शत्रुता है। यहाँ बोले राजस्थान में तो जाटों से और राजपूतों से मराठाओं के रिलेशन खराब हो गए हैं। यहाँ मराठाओं में भी बहुत सारी है कि शिंदे होलकर की आपस में जमती नहीं। पेशवा दरबार में देखो तो राघोबा पेशवा और ये सदाशिवराव भाऊ, इनकी आपस में जमती नहीं। और दोनों, एक नाना साहेब पेशवा का सगा भाई है राघोबा दादा, और एक चचेरा भाई है सदाशिवराव भाऊ, लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं। इसके लिए एक बाद में क्या हुआ कि राघोबा को पहले सेनापति बनाना था, जैसे कि अब्दाली के आने की खबर पहुंचने लगी मराठा यानी कि पेशवा दरबार में, तो पहला चयन हुआ था कि राघोबा को आप ले लें। लेकिन राघोबा ने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए और 80,000 की फौज चाहिए, तभी मैं सेनापति बनूंगा या नहीं बनूंगा। और राघोबा का नेचर ही ऐसा था कि वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम करता था और बहुत सारी कामों में वो रुकावट भी डालता था। लेकिन और एक परेशानी वाली बात है कि नाना साहब पेशवा खुद लड़ाई पे जाने को तैयार, वो सेनापति बनने को तैयार नहीं था। तो भाऊ पे यानी कि ये जिम्मेदारी आ गई। और तब तक यानी कि 1760 तक ये क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ ये बातें बिगड़ रही थी, बनती रही थी नॉर्थ में मराठाओं की, और ज्यादातर बिगड़ बिगड़ रही थी। और तब तक ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि भाऊ साहेब पेशवा पहली बार सेनापति बन गया। उससे पहले 1747 से भाऊ साहेब पेशवा था, यानी कि पेशवाओं की फैमिली में और सेनापति भी था, अनुभवी था, ऐसी कोई बात। और बाद में ऐसा हुआ कि जब ये झगड़ा ज्यादा शुरू हुआ उत्तर हिंदुस्तान में, कि जैसा कि सिंधे जो थे कि सिंधिया को जिम्मेदारी थी कि अब्दाली को रोकना, लेकिन सिंधे रोक नहीं पाए क्योंकि उनके पास उतनी सेना नहीं थी। और इसमें आप कि जो प्रसिद्ध है कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, तो वो दत्ताजी सिंधिया मारे गए और वो अब्दाली के हाथों मारे गए। और दूसरी एक उसका कारण और यह वजह थी कि मल्हारराव होलकर उसकी मदद के लिए आइन समय पे आ नहीं सके। तो ये और इनमें थोड़ी यानी कि क्या बोलते हैं कि अनबन जो थी वो ज्यादा बढ़ गई। तो पेशवाओं को आखिर ये हुआ कि उस टाइम दक्कन में क्या चल रहा कि मराठाओं ने और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठाओं ने निजाम को परास्त किया है 1760 में, यानी कि 1 बरस पहले उदगीर एक की बरस जो पहले। लड़ाई थी वहां। तो ओके। उदगीर की लड़ाई में मराठाओं ने विजय पाली, बहुत बड़ी विजय पाली, यानी कि आसानी से उन्होंने निजाम को पराजित किया था। तो दे वेर वेरी हाईली स्पिरिटेड मराठा। और तब ये खबर आ गई, उसके पहले 8 दिन ही दत्ताजी शिंदे की मौत हुई, वो अब्दाली के हाथों हुई।
तो ये एक किस्म का सदमा था मराठा दरबार के लिए कि दत्ताजी शिंदे जैसा होनहार आदमी वहां मर जाता है। और बाकी ये भी चीजें समझ में आ रही थी कि ये युति हो गई है उसमें कि एक क्या बोलते हैं कि टैंगो तैयार हुआ। नजीब, वलीउल्लाह, अहमद शाह अब्दाली प्लस माधो सिंह, ये तो इकट्ठा हुए। जो बादशाह था उसका कोई उपयोगी नहीं था किसी को, वो तो यानी कि दुर्बल था और फिर भी कहीं ना कहीं वो टांग अड़ाने की कोशिश कर ही रहा था। और दोस्ती मराठाओं में भी यानी कि कोई नहीं, ये हिंगणे जो है, हिंगणे और अंताजी मानकेश्वर की बनती नहीं थी, सिंधिया और होलकर की बनती नहीं थी, यहाँ सदाशिवराव भाऊ और राघोबा की बनती नहीं थी। ऐसे में मराठा लड़ने के लिए निकले क्योंकि ये दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक। ये सभी को मालूम था कि अब्दाली आ गया है, वो और भी आगे आएगा, बादशाह को पराजित करेगा, दिल्ली की लूट करेगा, वो तो रोकना है क्योंकि हमने एक ट्रीटी कर दी है तो अपनी जिम्मेदारी है। फिर कौन जाए? तो कुछ दिन ये भी मामला चलता रहा। बाद में ये पक्का हुआ कि सदाशिवराव भाऊ ही जाएंगे, वही सेनापति बनेंगे। तो उन्होंने अपनी एक 40-45 हजार की सेना इकट्ठी की और जो उदगिर की लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की, तो वहां उनको और भी एक होनहार आदमी मिल गया, इब्राहिम खान गाड़गी। यानी कि ओके। वो निजाम के बाजू में यानी कि तोप खाने का वो नेतृत्व कर रहा था। लेकिन सदाशिवराव भाऊ को लगा कि ये बहुत होनहार आदमी है, अपने लिए काम आएगा। और भाऊ देख रहे थे कि अपने पास यानी मराठाओं के पास तोफखाना नहीं है, यानी कि ओके। वो बहुत दुर्बल साइड थी मराठाओं की। तो उन्होंने सोचा कि ये जो टेलर मेड अपने को मिलता है यानी कि रेडीमेड कोई मिलता है, तो उन्होंने इब्राहिम खान गाड़दी को अपने पक्ष में ले लिया। और वो भी आखिर तक ईमानदार रहा मराठाओं से। तो ये इब्राहिम खान गाड़दी को लेके और बाकी सब सरदारों को लेके पेशवा अभी 1760 में थोड़े दिन बाद यानी कि जनवरी फरवरी के दरमियान वो नॉर्थ के लिए निकल। राघोबा यही ठहर गया, नाना साहेब पेशवा भी पुणे में ही ठहर गए और खाली सदाशिवराव भाऊ ऊपर की ओर बढ़ने लगे। वहां ऊपर क्या चल रहा था कि अघाड़ियां बन रही थी, बिगड़ रही, क्योंकि वो भी और एक उसमें पक्ष था कि शुजा, वो जो अवध का अवध का प्रमुख था शुजा, तो वो शिया था। और ये ओके। अब्दाली, नजीब, ये सब सुन्नी थे, वलीउल्लाह। तो उसने उनमें बनती नहीं ओके, सुजा कुछ उद पूछते। दौला। सुजा उद दौला। शुजा उद्दौला, या ओके। तो उसको इन शॉर्ट शुजा कहते हैं। ओके। तो ओके। शुजा किसके पास आ जाए, ये भी एक यानी कि क्या बोलता है कि एक पहेली थी कि कभी वो इसकी तरफ दिखा रहा था, कभी वो उसकी तरफ दिखा रहा था। मन ही मन में जो शिया सुन्नी टसल है, इस ओके। हिसाब से शुजा को जाना था मराठाओं की तरफ। ओके। लेकिन जैसे कि मराठा नॉर्थ में नजदीक आते गए, वो क्या हुआ कि जैसे मराठाओं के पास ये टेक्निक नहीं था कि कैसे यानी कि नदियों को हम यानी कि ब्रिज बना के, टेम्पररी ब्रिजेस बना के हाँ हाँ। ऊपर चले जाए। तो एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि गंभीर नाम की एक छोटी सी नदी है, आज भी है राजस्थान में, लेकिन जी। उसको पार करने में भी मराठाओं को 1 महीना लगा। और ओ। तब तक ये टाइम टेबल बिगड़ गया मराठाओं का, यानी तब तक ओके। ये ओके। अब्दाली वगैरह शुजा से जाके मिले और उस पर दबाव डाल के उन्होंने उसको अपने पक्ष में ले लिया। ले लिया। ओके। और फिर मराठाओं को पैसे का भी प्रॉब्लम था, रिसोर्सेस का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि उनका दोस्त वाला कोई नहीं था ऊपर में। और दक्कन में भी 2 लोगों ने उनसे बेईमानी की। एक तो नागपुरकर भोसले, वो भी शामिल नहीं हुए, यानी कि वो दैट वाज एक्सपेक्टेड कि भोसले फ्रॉम ओके। नागपुर विल जॉइन द मराठा फोर्सेस। एंड ओके। दूसरा एक था कि निजाम, लेकिन निजाम भी आया नहीं। लेकिन निजाम ऑलवेज यानी कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के लिए, और वो उसकी जो एक कुटिल नीति थी, तो ये निजाम भली भांति जानता था कि मराठाओं में कहाँ कोई क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, इंटरनल स्ट्रगल्स। तो वो उसका फायदा लेके हमेशा मराठाओं की कुछ ना कहीं टांगे अड़ा देता था। वैसे ओके। उसने भी टांग अड़ा दी कि नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, आप इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, तो फिर मैं निकल सकूंगा वगैरह वगैरह। तो सदाशिवराव भाऊ भी थोड़ा सा हेडस्ट्रॉन्ग किस्म के आदमी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आना तो नहीं आना, मैं जाऊं। तो ये ऊपर निकले। और एक ऐसी भी है यानी कि मराठाओं में भी एक धारणा थी ऐसी, यानी कि सभी यानी कि और नॉर्थ में भी, कि असल में लड़ाई तो होगी नहीं। ये ओके। सभी लोगों को लगता था, यानी कि अब्दाली के पक्ष में भी लगता था कि इतनी बड़ी लड़ाई तो शायद होगी नहीं, कहीं ना कहीं छोटे छोटे यानी कि जो क्या बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ी अनबन होती रहेगी, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइज होगा। और अपने को अब्दाली को लग रहा था कि
थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम वापस जाएंगे। और ओके। मराठाओं को इतना ही दिलचस्पी थी कि जो भी कुछ संकट आया था दिल्ली के जी बादशाह पे, तो वो जी हमने उसका निवारण कर लिया। तो वो ऐसा ही, यानी कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि दूरा जो कुश्ती होती है उस किस्म से सभी लोग सोचते थे। जी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हो गई मराठाओं की नॉर्थ की तरफ, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ने लगी। और वो ओके। हुआ कि आखिर में ऐसी बात हो गई कि दोनों को, अब्दाली को और मराठाओं को, एक दूसरे के सामने खड़े रहना पड़ा। और ये पानीपत का जो युद्ध है या महासंग्राम है वो आखिर में वहां हो गया। लेकिन हाँ एक बरस में क्या हो रहा कि मराठाओं की तकलीफें बढ़ रही थी। उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि लोग बोलते कि लोगों के हर एक जो भी कोई उसमें जो था, यानी कि जमींदार थे, राजा थे, बादशाह थे, कोई भी, वो सभी राह देख रहे थे। यानी कि अब्दाली की भी वही प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई भी उसको भी पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि सभी दोनों जैसे जैसे ऊपर जाते गए, जून जुलाई वगैरह होता जी। गया, 1760 की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। तब ऐसा होने लगा कि ऊपर के लोग जैसे जैसे वैसा तय होने लगा कि अरे नहीं, कहीं ना कहीं तो ये लड़ाई और बड़ी लड़ाई जरूर होगी। तो सभी लोगों ने क्या सोचा कि वो दे वर वेटिंग ऑन द फेंस, कि जो जीत जाए उसको पैसा दे। ओके तब ओके। तक किसी ने पैसा निकाला नहीं। अब्दाली के लिए भी प्रॉब्लम होती रही, मराठाओं को भी वही प्रॉब्लम होती, लेकिन मराठाओं को ज्यादा मात्रा में हो रही थी कि क्योंकि अब्दाली को अफगानिस्तान से या नॉर्थ इंडिया से जो भी कुछ सप्लाईज और पैसा वगैरह जो भी चाहिए था, वो नजीब और अब्दाली के लोग मैनेज कर रहे थे। ओके। लेकिन वो मैनेजमेंट मराठाओं को जमी नहीं, और वो आखिर तक जमी नहीं। ये एक, यानी कि हाँ जो खामियां मराठाओं लॉजिस्टिक की के प्रॉब्लम पक्ष में रही रह उनकी। गई। जी जी। हाँ, वही वही हो रहा था। तो फिर धीरे धीरे आस्ते आस्ते वो मराठा उत्तर की तरफ जाने लगे थे। वो सिंधिया से मिले, होलकर भी मिले, यानी कि मध्य प्रदेश में ही वो मिल गए। यानी कि मराठाओं की फौज भी बढ़ गई, उनकी ताकत भी बढ़ गई, हौसला भी बढ़ गया। शिंदे के लोगों को भी लगा कि अरे हाँ, दत्ता जी का जो जी मौत हुई है उसका बदला लेने के पेशवा आ गए। तो ओके। ये हमेशा जो शिंदे होलकर में जो झगड़े होते थे, तो इसमें होलकर ने एक सलाह दी थी कि आप चंबल के नॉर्थ में मत आ जाइए। यानी कि वो सदाशिवराव भाऊ को उन्होंने सलाह दी थी। लेकिन उसमें एक, यानी कि क्या बोलते हैं कि इसमें एक बात खास थी, क्योंकि प्रैक्टिकल बात थी कि वो, उसका कहना ऐसा था, दो हेतु या दो उद्देश्य उसके मन में थे। एक तो पेशवा ऊपर ना आ जाए, यानी कि पेशवाओं का जो ताकत है या उसका उनका जो रुतबा है वो ज्यादा बढ़े नहीं। अगर वो आ गए और लड़ाई जीत गए तो अपना इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा और पेशवाओं का बढ़ जाएगा। दैट्स द इंटरनल स्ट्रगल, सम कास्टिज्म इज ऑल्सो अटैच टू। सो वो बोले कि आप, पेशवाओं को बोले कि आप चंबल से ऊपर नहीं आ, आप ओके। वहीं रह जाओ। हाँ, हम्म। लेकिन उसमें एक सयानापन था, लेकिन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली और इवन फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली सप्लाईज पॉइंट ऑफ व्यू, मल्हारराव होलकर बिल्कुल सही बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अब्दाली तो ऊपर रह जाएगा, जी लेकिन अब्दाली इज अ फॉरिनर। वो कितने दिन यहाँ रहेगा? कुछ हफ्ते रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन बाद में उसको सप्लाईज की प्रॉब्लम आने लगेगी, और यहाँ तो पैसा उसको ज्यादा कोई दे नहीं रहा, और वो अफगानिस्तान पे कितना डिपेंड करेगा? एक या महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने में उसको वापस जाने की सोचनी होगी, क्योंकि इतनी फौज उसके पास भी 60,000 से ज्यादा फौज थी। रोज का खर्चा कितना होता है? जी। और अगर आपने 1 महीना उसको वही रुकवा दिया तो उसके लिए पैसों का प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर पैसों के कारण वो वापस जा सकता। लेकिन पेशवाओं की तकलीफ ऐसी थी, उनकी दूसरी तकलीफ थी कि उनको भी होलकर के इरादे मालूम हुए थे, और दूसरी उनकी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी कि चंबल तक आ जाना, यानी कि राजस्थान तक आ जाना, लेकिन लड़ाई में नहीं उतरना। तो उनको एक साइकोलॉजिकल या दोस्ती की प्रॉब्लम हो गई कि शिंदे की फैमिली को क्या लगेगा कि आखिर पेशवाओं ने लड़ाई तो की ही नहीं, खाली दिखाने के लिए आए, पुणे से चंबल तक आए, आ गए, लेकिन चंबल तो उन्होंने लांगी नहीं, वो ऊपर आए नहीं। और हमारे आदमी, यानी कि दत्ता जी शिंदे का जो बदला लेना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं, लड़ाई में पेशवा पड़े ही नहीं। तो ये भी एक पेशवाओं को प्रॉब्लम लग रही थी। वैसे अब्दाली का भी संकट उनको प्रॉब्लम थी, सिंधिया के बारे में भी प्रॉब्लम थी, मुगल बादशाह के साथ जो ट्रीटी की उसकी भी एक वजह थी। तो मराठाओं वेर ऑलवेज अंडर प्रेशर, यानी कि नैतिक प्रेशर हो, पैसों का प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो,
पैसों का प्रेशर क्या है, तो कोई पैसा नहीं दे, तो ये सप्लाईज कैसे बनी, खाने के लिए क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम थी। पॉलिटिकली ऐसा था कि भरोसे लायक एक भी मित्र नहीं। और पर्सनल प्रॉब्लम है कि सिद्धे और हमारे रिलेशन का क्या करें, अगर आ गए और लड़ाई न करते हुए वापस कर दिए तो वो भी एक इज्जत का सवाल है, वो भी थोड़ा सा यानी कि फ्रेंडशिप का भी सवाल होता था। ये दो तीन चीजें यानी कि इन उलझनों में सदाशिवराव भाऊ भी पड़ गए। और भी एक प्रॉब्लम आने लगी मराठाओं के पक्ष में, क्योंकि शिंदे हो या होलकर हो या बाकी भी सरदार हो, उनको तोफ खाने का ये जो इस्तेमाल करना चाहते थे भाऊ इब्राहिम खान गाड़दी के मदद से, तो वो पसंद नहीं था। यानी वहां धर्म का कोई सवाल नहीं था, लेकिन मराठाओं को हमेशा बाजीराव पेशवा के जमाने से ऐसे की घुड़सवारी पे और घुड़सवारों की ताकत पे वो निर्भर रहना चाहते थे, कि जैसे कि एक जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स है, वो उसमें मराठा ज्यादा फैमिलियर थे और वही तरीका उनको पसंद था। लेकिन सदाशिवराव भाऊ पक्ष लेते थे इब्राहिम खान गाड़दी का, और वहां वो ऐसा कि नहीं, वो बोलते थे कि इब्राहिम खान की गाड़दी का जो तोपखाना है उसके साथ ही हम लड़ेंगे। तो ये भी एक यानी कि क्या बोलते हैं कि अनबन का और भी एक कारण हो गया था। तो ये मराठाओं की फौज में यानी कि अभी सभी मैदान पे है, अभी सब मिशन पे है, फिर भी उनमें कोई ऐसा कि क्या बोलते हैं कि कंसेंसस नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही रही है। तो आखिर मराठा आते आते दिल्ली तक आ पहुंचे। तो दिल्ली में ऐसा हो गया कि मराठाओं को पैसा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने दिल्ली का तख्त फोड़ दिया, राज तक या बादशाह का जो तख्त था वो फोड़ दिया, सब चांदी का था, और उसके उन्होंने रुपये बनाए और वो सेना में बांट दिए और अपने खाने पीने का इंतजाम किया। तो वो सूरजमल जाट को प्रॉब्लम लगने लगा, क्योंकि वहां क्या है कि जो भी यानी कि जो लैंड और जो अधिकार मराठाओं को मिले मुगल बादशाह की तरफ से, ये चाहिए थे सूरजमल जाट। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि ये पॉलिटिकल इक्वेशन भी हो गया। जो वजीर था, जो नजीब था, उन सभी के लिए जो भी चाहिए थे, तो सभी के रास्ते में अड़ंगा बने हुए थे मराठा। इसलिए सभी यानी कि खौफ या खा रहे थे मराठाओं से कि अरे ये कहाँ से आ गए, हमारा यहाँ ऊपर ठीक ठाक चल रहा था और ये कहाँ से पुणे से आ गए, और ये हम पे अभी रौब जमाने लगे, और अभी सभी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स वो होनी नहीं होती है, क्योंकि ये मराठे बीच में आ जाते हैं। जैसे कि अब्दाली को लूट मार में मराठाओं का प्रॉब्लम, मुगल बादशाह के लिए उसकी जो बादशाही थी, उसकी तानाशाही थी, वो नहीं चल रही थी, क्योंकि सभी दुनिया को मालूम था कि अरे इसमें कुछ दम नहीं है, मराठे आ गए तो भी उसका कुछ है। मराठाओं जो डिप्लोमेट्स थे यानी कि अंताजी मानकेश्वर और वो हिंगणे जो वकील थे, उनमें बनती नहीं थी। जो लड़ाकू थे शिंदे होलकर, उनमें बनती नहीं थी। अभी उनपे और एक चीज की यानी कि क्या बोला कि एडिशन हो गई कि इब्राहिम खान गाड़दी से ही उनकी जमती नहीं, तो उसमें बहुत सारी बहस चलने लगी। और सदाशिवराव हमेशा वो बहुत यानी कि सदाशिवराव शूर थे, नेक थे, लेकिन क्या है कि ही वॉज वेरी ईगोइस्ट, यानी कि एकदम किसी का भी वो अवमान कर देते थे बोलचाल में। तो ये भी लोगों का क्या हुआ कि वो डरते थे सदाशिवराव भाऊ से, लेकिन मन ही मन में कोई कड़वाहट रह जाती। तो ये भी एक प्रॉब्लम होना लगा कि सभी यानी कि मराठाओं का जो एक क्या बोलते हैं कि दल, और उसकी एक जो क्या बोलते हैं अघाड़ी होनी चाहिए, तो उसमें बिगाड़ी ज्यादा थी, आगाड़ी एक नहीं थी। ये और एक प्रॉब्लम था, वो दिल्ली तक आ गए। अभी दिल्ली में आने के बाद ये हो गया कि उन्होंने दिल्ली का तख्त भी फोड़ दिया। तब तक देर होने की वजह से शुजा भी अब्दाली के पक्ष में जा पहुंचा। वो धर्म का जो आह्वान वगैरह वो भी उसको, और पॉलिटिकली भी उसको समझ में आ गया कि अब कितनी देर ठहरेंगे, क्योंकि बहू तो आ नहीं रहे, बहू को आने में 2 या ढाई महीना लेट हो गया, तो तब तक वो टेंशन सह नहीं पाया, तो वो अब्दाली के पक्ष में जाने को तैयार हुआ। यानी कि मराठा दिन ब दिन वो कमजोर होते गए, यानी कि कोई दोस्त नहीं, कोई अलायंस नहीं, और तैयार होने की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखती थी। लेकिन फिर भी सदाशिवराव भाऊ का इरादा अडिग था, उसके मन में कोई शंका नहीं थी कि यस, हम अभी भी ठोक देंगे, अभी भी हम हावी हो जाएंगे अब्दाली पे। तो बाद में दिल्ली जीतने के बाद सदाशिवराव भाऊ गए कुंजपुरा, क्योंकि वहां उनको इंफॉर्मेशन मिल गई कि कुंजपुरा में अब्दाली ने बहुत सारा स्टोरेज किया है, यानी कि धान हो कोई भी हो, यानी कि जो भी जीवन आवश्यक हम बोलते, खाने पीने का सामान, पैसा वगैरह सो कुंजपुरा में। तो मराठा गए कुंजपुरा,
उन्होंने लड़ाई की, वो किला उन्होंने जीत लिया। और जीत जैसे लिया। कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो बहुत सारा वहां उनको भंडार मिल गया, सप्लाईज मिल गए, पैसा भी मिल गया। 10 लाख से भी ज्यादा रुपए उनको वहां मिल गए। तो एक थोड़े दिन के लिए उनकी सभी समस्याओं यानी कि खत्म हो गई, ऐसा एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ। और यहाँ मराठाओं ने दूसरी भूल की, धार्मिक कारणों से। यानी कि जैसा मैं बोल रहा था कि पुणे में से निकले या उदगीर में से वो निकले, तभी मराठाओं की भावना ऐसी थी कि असल में तो लड़ाई होगी नहीं, इसलिए पुणे से लेके यानी सभी ये जो कुटुंब यानी कि फैमिली जो पर्सन है, वो भी बहुत सारी यात्रा करने के लिए मराठाओं के साथ थे। हाँ, वो भी तो साथ अभी थे। क्या होने लगा कि ये सिर्फ खाने वाले लोग थे, ये तो लड़ने वाले लोग नहीं थे। लेकिन ये हम्म। इनका जो बोझ हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते गए। और टेंशन भी बढ़ती है, ये लोग खामोखा कुछ ना कुछ बातें भी करते रहते हैं। तो और वो तो लड़ाकू नहीं होते, तो वो एकदम वो यानी कि ज्यादा वो क्या बोलते हैं कि घबरा हाँ। जाते थे। उसमें से ग्रेप हम्म। वाइन एंड रूमर्स वो भी तैयार होने लगी थी। और भी एक भूल यहाँ सदाशिवराव भाऊ ने किया जी। कि तो क्या भूल थी कि वो कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ गए। जी। यानी ये अक्टूबर 1716 का टाइम अभी आ गया। और उसमें क्या हुआ कि यानी ये यहाँ अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ और मराठाओं को मात दी। यानी कि उसने यमुना यानी कि पार की, और हम्म। वो इस पार आ गया, यानी कि कुंजपुरा यानी दिल्ली, यमुना, इसके मराठा और यमुना के बीच में अब्दाली आ गए। और अब्दाली काबुल में वापस जाने के रास्ते में मराठा। यानी कि ऐसा हो गया कि एक स्टेलमेट हो गया कि बिल्कुल दोनों बिल्कुल भी बिल्कुल। अपने अपने, हाँ, अपने अपने हेडक्वार्टर में वापस नहीं जा सकते। सब सामने वालों को मारना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, नहीं तो यानी कि तो फिर 2 ढाई महीने ये ऐसा हो गया कि सदा उसको सब मिल रहा था, लेकिन मराठाओं को कम कम होते जाएगा। और आखिरी कुछ दिनों में तो ऐसा हुआ कि मराठाओं के पास कुछ बचा ही, यानी कि खाने पीने का सामान नहीं, इसके लिए एक ही चारा रह गया कि लड़ाई। नहीं तो फिर भी ये लड़ाई टल जाती। यानी कि अब्दाली को भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मराठाओं पे जीत पाएगा। यानी कि 100% जीतेगा, मोर देन 50%, उसको 30-40% कॉन्फिडेंस था, लेकिन 60-70% नहीं था। तो वो भी टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सदाशिवराव भाऊ के यानी यहाँ तो ये जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ इब्राहिम खान गाड़दी, सिद्दिया, होलकर, ये सभी और पेशवा अपने अपने ईगोज, अपने अपने जाति के हिसाब, और सभी ऐसा होने लगा कि कोई भी क्या बोलते हैं कि कंसेंसस नहीं निकल रहा था। लेकिन बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि कंसेंसस हो या ना हो, एक अब ही तो लड़ना विकल्प ही है। बच गया कि लड़ाई। और ये लड़ाई जनवरी में हो गई। तब तक आप देखिए कि मराठे ऐसे ही बैठे रहे, यानी कि कुछ ना कुछ रोज तो होता था कि क्योंकि अब्दाली के लोग आक्रमण करते थे, मराठा अब्दाली की छावनी पे आक्रमण करते थे, और उसमें हावी थे मराठा, अब्दाली नहीं। तो अब्दाली के कैंप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यानी कि वो नजीब को भी अब्दाली दोष दे रहा था, क्योंकि अभी उसको समझ में आ गया कि अरे वैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, जो हमने उम्मीद लेके अफगानिस्तान छोड़ा था, और उसके पहले 5 बार उसको करोड़ों रुपया मिले थे हर, यानी कि अपनी उसकी जो यहाँ आक्रमण होता था उसमें। तो अभी यहाँ कुछ करने को होता ही नहीं, ज्यादा मारपीट नहीं कर सकते, ज्यादा कोई ये जिहाद नहीं कर सकते, पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बहुत बार नजीब को भी कोसा। एक दो समय ऐसी भी नौबत आएगी वो शायद वो नजीब को मार डालेगा, लेकिन नजीब ही वॉज मोर देन, क्या बोले कि ज्यादा वो कपटी थे, शकुनी मामा का अवतार बोले, कुछ भी बोले। लेकिन वो सभी स्थिति संभालने में नजीब कामयाब हुआ। यानी कि उसमें एक तरफ अब्दाली को भी संभाल लिया, अब्दाली भी वापस नहीं गया, उसमें वलीउल्लाह का भी उसने यानी मदद ली। और दूसरी वो यहाँ उसका वो चल रहा था कि मल्हारराव होलकर से उसकी बहुत अच्छी जमती थी, और मल्हारराव होलकर को उसने पटा दिया कि ये लड़ाई नहीं करेंगे, ये बेकार की चीज है। और मल्हारराव होलकर ने ये बात मान ली। और बाद में युद्ध में भी आप देखेंगे कि होलकर ने ज्यादा लड़ाई की ही नहीं। होलकर कहने की जैसे कि जब लड़ाई हुई यानी कि 14 जनवरी को हुई, और आखिर में मराठाओं को ये चीज मालूम हो गई कि अभी लड़ाई के सिवा कोई चारा नहीं है, तो मराठाओं ने आक्रमण किया अब्दाली की छावनी पे। यानी कि आर और पार की ये लड़ाई थी।